प्रिय श्रोताओं, स्वागत है आपका रेडियो पाठशाला में। आज की इस ज्ञान यात्रा में हम जानेंगे विश्व के महान दार्शनिक प्लेटो के जीवन, दर्शन और विचारों को। लगभग 2500 वर्ष पहले भूमध्य सागर के किनारे बसे प्राचीन यूनान में मानव इतिहास की सबसे बड़ी बौद्धिक क्रांति जन्म ले रही थी। ये वो समय था जब लोग पहली बार प्रकृति, समाज और ईश्वर को केवल विश्वास से नहीं बल्कि तर्क और प्रश्नों के माध्यम से समझने लगे थे। मिथकों और देवताओं की कहानियों के बीच अब नए विचारक ये पूछने लगे थे, संसार कैसे बना, न्याय क्या है, मनुष्य का सही जीवन क्या होना चाहिए। इसी वातावरण में एथेंस शहर ज्ञान और राजनीति का केंद्र बन चुका था। यहाँ लोकतंत्र की शुरुआत हुई थी, जहाँ नागरिक सभा में लोग राज्य के निर्णय लेते थे। लेकिन ये लोकतंत्र आज जैसा स्थिर नहीं था। सत्ता संघर्ष, युद्ध, राजनीतिक षड्यंत्र और जनमत के उतार चढ़ाव लगातार समाज को अस्थिर बनाए रखते थे। जनता की राय कभी न्यायपूर्ण होती तो कभी भावनाओं और प्रचार से प्रभावित होकर गलत निर्णय भी ले लेती थी। यही विरोधाभास आगे चलकर प्लेटो के मन में गहरे प्रश्न पैदा करने वाला था। क्या केवल बहुमत का निर्णय ही सही होता है? प्लेटो का जन्म एक अत्यंत कुलीन और प्रभावशाली परिवार में हुआ। उसके परिवार के लोग राजनीति, शासन और सैन्य नेतृत्व से जुड़े हुए थे। बचपन से ही उसे उच्च शिक्षा, साहित्य, संगीत, व्यायाम और राजनीति की समझ दी गई। परिवार चाहता था कि वो भी एक सफल राजनेता बने। लेकिन बचपन से प्लेटो केवल सत्ता में नहीं बल्कि सत्य में रुचि रखता था। वो लोगों को देखता, समाज को समझता और मनुष्य के व्यवहार के पीछे छिपे कारणों पर सोचता रहता। उसकी युवावस्था ऐसे समय में बीती जब एथेंस लगातार युद्धों में उलझा हुआ था। विशेष रूप से पेलोपोनेशियन युद्ध ने एथेंस की शक्ति, अर्थव्यवस्था और नैतिक आत्मविश्वास को हिला दिया। युद्ध ने उसे दिखाया कि सत्ता, लालच और अज्ञान किस प्रकार महान सभ्यताओं को भी कमजोर बना देते हैं। सैनिक जीवन और राजनीतिक संघर्षों को करीब से देखने पर उसने महसूस किया कि केवल ताकत या लोकप्रियता से समाज सुरक्षित नहीं बनता। युद्ध, राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक भ्रम ने उसके मन में एक गहरी बेचैनी पैदा की। उसने देखा कि शिक्षित लोग भी गलत निर्णय लेते हैं, नेता स्वार्थी हो सकते हैं और जनता आसानी से भ्रमित हो सकती है। यहीं से उसके जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न जन्म लेता है। अगर समाज को सही दिशा देनी है तो सबसे पहले सत्य और ज्ञान को समझना होगा। इसी अनुभव ने उसे साधारण जीवन से उठाकर दर्शन की ओर मोड़ दिया। उसने महसूस किया कि महान विचार शांति के समय नहीं बल्कि संकट के समय जन्म लेते हैं। जब समाज टूटता है तब कुछ लोग सत्ता चुनते हैं और कुछ लोग सत्य की खोज। प्लेटो ने सत्य को चुना और यही चुनाव आगे चलकर मानव इतिहास के सबसे प्रभावशाली दर्शन की नींव बना। युवावस्था के समय प्लेटो का जीवन एक सामान्य कुलीन युवक जैसा ही था। वो कविता लिखता था, राजनीति में जाने की तैयारी कर रहा था और समाज में सम्मानित स्थान पाने की इच्छा रखता था। लेकिन एथेंस की गलियों में एक ऐसा व्यक्ति था जिसने उसके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। सुकरात। सुकरात किसी महान पद पर नहीं थे, ना ही उनके पास धन या सत्ता थी। वे साधारण वस्त्र पहनकर बाजार, सभा और सार्वजनिक स्थानों पर लोगों से बातचीत करते थे। उनका तरीका अजीब था। वे उपदेश नहीं देते थे बल्कि प्रश्न पूछते थे। वे लोगों से पूछते, न्याय क्या है, साहस क्या है, अच्छा मनुष्य कौन है। और धीरे धीरे सामने वाले व्यक्ति को ये एहसास हो जाता कि वो जिन बातों को सच मानता था उन्हें वास्तव में समझता ही नहीं। प्लेटो पहली बार जब सुकरात से मिला तो उसने देखा कि ज्ञान किताबों या परंपराओं से नहीं बल्कि सोचने की प्रक्रिया से पैदा होता है। सुकरात लोगों की मान्यताओं को चुनौती देते थे। समाज जिन बातों को बिना सोचे स्वीकार कर लेता था वे उन पर सवाल उठाते थे। यही प्लेटो के लिए जीवन बदलने वाला क्षण था। उस समय एथेंस में लोग देवताओं, परंपराओं और सामाजिक प्रतिष्ठा को ही सत्य मानते थे। लेकिन सुकरात ने प्लेटो को सिखाया कि सत्य भीड़ की राय से तय नहीं होता। यदि पूरा समाज किसी बात को सही मानता हो तब भी उसे जांचना आवश्यक है। पहली बार प्लेटो ने समझा कि विश्वास और ज्ञान अलग अलग चीजें हैं। विश्वास विरासत में मिलता है लेकिन ज्ञान खोज से जन्म लेता है। सुकरात की सबसे बड़ी शिक्षा थी संवाद। वे किसी विचार को सीधे सही या गलत घोषित नहीं करते थे। वे लगातार प्रश्न पूछते, उत्तर सुनते,
फिर नए प्रश्न रखते। इस प्रक्रिया को बाद में संवाद पद्धति या डायलेक्टिक मेथड कहा गया। इसका उद्देश्य बहस जीतना नहीं था, बल्कि सत्य तक पहुंचना था। बातचीत धीरे धीरे व्यक्ति को अपने ही अज्ञान से परिचित कर देती थी। प्लेटो ने देखा कि जब मनुष्य प्रश्न पूछना शुरू करता है, तब उसका मन स्वतंत्र हो जाता है। वो परंपरा का गुलाम नहीं रहता। यही कारण था कि प्लेटो ने अपनी लगभग सभी रचनाएं संवाद के रूप में लिखीं, मानो सुकरात आज भी लोगों से बात कर रहे हों। इस मुलाकात ने प्लेटो के जीवन का लक्ष्य बदल दिया। राजनीति, कविता और प्रतिष्ठा पीछे छूट गईं। अब उसके सामने केवल एक उद्देश्य था, सत्य की खोज। उसने समझ लिया कि ज्ञान किसी गुरु द्वारा दिया हुआ अंतिम उत्तर नहीं है, बल्कि लगातार पूछे गए प्रश्नों की यात्रा है। यहीं से प्लेटो के दर्शन की नींव बनी। मनुष्य तब तक अज्ञानी है जब तक वो प्रश्न पूछना शुरू नहीं करता। उसके लिए ज्ञान का अर्थ था हर विश्वास को तर्क की अग्नि में परखना। इसलिए उसने जीवन भर एक ही सिद्धांत को अपनाया। ज्ञान का पहला कदम उत्तर नहीं, बल्कि प्रश्न है। एथेंस में सुकरात की लोकप्रियता जितनी बढ़ रही थी, उतनी ही उनके विरोधियों की संख्या भी बढ़ रही थी। वे युवाओं को प्रश्न करना सिखाते थे, परंपराओं को चुनौती देते थे और सत्ता में बैठे लोगों की अज्ञानता उजागर कर देते थे। धीरे धीरे राजनीतिक नेताओं और प्रभावशाली लोगों को लगा कि ये व्यक्ति समाज के लिए खतरा बन रहा है। अंततः उन पर आरोप लगाया गया कि वे युवाओं को भटका रहे हैं और शहर के देवताओं का सम्मान नहीं करते। मामला अदालत तक पहुंचा। विडंबना ये थी कि जिस एथेंस को लोकतंत्र का जन्मस्थान कहा जाता था, उसी लोकतांत्रिक व्यवस्था ने निर्णय लिया कि सुकरात दोषी हैं। नागरिकों की जूरी ने मतदान किया और उन्हें मृत्युदंड दिया गया। दंड था विष का प्याला पीकर मृत्यु स्वीकार करना। प्लेटो इस घटना का प्रत्यक्ष साक्षी था। उसने देखा कि एक ईमानदार, नैतिक और सत्य की खोज में जीवन बिताने वाले व्यक्ति को जनता के निर्णय से मृत्यु दी जा रही है। ये केवल गुरु की मृत्यु नहीं थी, ये उसके विश्वासों का टूटना था। उसने पहली बार महसूस किया कि बहुमत हमेशा न्यायपूर्ण नहीं होता। यदि अज्ञान बहुमत में हो तो लोकतंत्र भी अन्याय कर सकता है। सुकरात ने भागने का अवसर होने के बावजूद कानून का सम्मान करते हुए मृत्यु स्वीकार की। उन्होंने अंतिम क्षण तक शांत मन से अपने शिष्यों से संवाद किया। ये दृश्य प्लेटो के मन पर अमिट छाप छोड़ गया। उसने देखा कि सच्चा दार्शनिक सत्य के लिए जीवन भी त्याग सकता है, लेकिन झूठ के सामने झुक नहीं सकता। इस घटना ने प्लेटो को भीतर से हिला दिया। उसका राजनीति से विश्वास उठ गया। जिस व्यवस्था में ज्ञानवान व्यक्ति को अपराधी घोषित कर दिया जाए, वहां केवल सत्ता परिवर्तन से समस्या हल नहीं हो सकती। ये समझ उसके भीतर गहराई से बैठ गई। उसने निर्णय लिया कि राजनीति में प्रवेश करने से पहले ये समझना आवश्यक है कि न्याय वास्तव में है क्या। यही से प्लेटो का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने सक्रिय राजनीति छोड़ दी और दर्शन को अपना मार्ग बना लिया। अब उसका लक्ष्य व्यक्तिगत सफलता नहीं, बल्कि एक ऐसे समाज की कल्पना करना था जहां अज्ञान शासन न करे, जहां न्याय भीड़ की भावना से नहीं, बल्कि ज्ञान और बुद्धि से तय हो। सुकरात की मृत्यु प्लेटो के लिए अंत नहीं, बल्कि शुरुआत थी। उसने अपने गुरु की स्मृति को जीवित रखने के लिए संवाद लिखने शुरू किए और जीवन भर ये प्रश्न पूछता रहा, ऐसा राज्य कैसे बनाया जाए जहां सत्य बोलने वाले को सजा नहीं, सम्मान मिले। यही क्षण प्लेटो के मिशन का जन्म था। अब उसकी पूरी दार्शनिक यात्रा एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ने लगी, न्यायपूर्ण समाज की खोज जहां शासन बुद्धि द्वारा हो, अज्ञान द्वारा नहीं। सुकरात की मृत्यु के बाद प्लेटो के सामने सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ। यदि समाज बार बार गलत निर्णय लेता है, तो क्या मनुष्य वास्तव में सत्य को पहचान ही नहीं पाता? लोग जो देखते हैं, क्या वही वास्तविकता है या उसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छिपी हुई है? इसी खोज ने उसे सत्य की प्रकृति पर गहराई से सोचने के लिए प्रेरित किया। प्लेटो ने संसार को दो स्तरों में समझाया। पहला है वो दुनिया जिसे हम इंद्रियों से अनुभव करते हैं, जिसे हम देखते, छूते और महसूस करते हैं। इस दुनिया में सब कुछ बदलता रहता है। फूल खिलते हैं और मुरझा जाते हैं, शरीर युवा होता है और बूढ़ा हो जाता है, राज्य बनते हैं और नष्ट हो जाते हैं। यदि सब कुछ बदल रहा है, तो प्लेटो के अनुसार ये अंतिम सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि सत्य स्थायी होना चाहिए। दूसरी ओर उसने एक आदर्श जगत की कल्पना की, एक ऐसी वास्तविकता जो दिखाई नहीं देती,
लेकिन बुद्धि द्वारा समझी जा सकती है। उसने कहा कि हर वस्तु का एक रूप या आदर्श स्वरूप होता है। उदाहरण के लिए, दुनिया में हजारों सुंदर वस्तुएं हो सकती हैं, लेकिन सुंदरता का वास्तविक अर्थ उन सभी से परे एक शाश्वत विचार के रूप में मौजूद है। इसी प्रकार न्याय, अच्छाई और सत्य केवल सामाजिक नियम नहीं हैं, बल्कि स्थायी और सार्वभौमिक वास्तविकताएं हैं। इसे ही प्लेटो का रूप सिद्धांत कहा जाता है। उसके अनुसार हम जो वस्तुएं देखते हैं वे केवल उन आदर्श रूपों की अपूर्ण छाया हैं। जैसे कोई कलाकार किसी आदर्श कल्पना के आधार पर चित्र बनाता है, वैसे ही भौतिक संसार उन आदर्श सच्चाइयों की प्रतिकृति मात्र है। मनुष्य अक्सर छाया को ही वास्तविकता मान लेता है, क्योंकि उसकी इंद्रियां सीमित हैं। प्लेटो का मानना था कि जब हम किसी वस्तु को सुंदर कहते हैं, तो वास्तव में हम उस शाश्वत सुंदरता की झलक पहचान रहे होते हैं जो हमारी आत्मा पहले से जानती है। इसी कारण अलग अलग संस्कृतियों के लोग भी न्याय, सत्य और अच्छाई जैसी धारणाओं को समझ सकते हैं। ये विचार मानव समाज से नहीं बने, बल्कि अस्तित्व की गहराई में पहले से मौजूद हैं। इस सोच ने ज्ञान को पूरी तरह नया अर्थ दिया। ज्ञान केवल अनुभव से नहीं आता, वो बुद्धि और चिंतन से प्राप्त होता है। इंद्रियां हमें बदलती हुई दुनिया दिखाती हैं, लेकिन दर्शन हमें स्थायी सत्य तक पहुंचाता है। दार्शनिक का कार्य है दिखने वाली दुनिया के पार जाकर उस वास्तविकता को समझना जो हमेशा एक समान रहती है। प्लेटो के लिए दर्शन का अर्थ था भ्रम और वास्तविकता के बीच अंतर करना। जो सामने दिखाई देता है वो अक्सर अधूरा होता है। मनुष्य तभी ज्ञानी बनता है जब वो दृश्य संसार से आगे बढ़कर उन शाश्वत सिद्धांतों को समझने का प्रयास करे जिन पर जीवन और समाज टिके हुए हैं। इस प्रकार प्लेटो ने मानव विचार इतिहास में एक क्रांतिकारी दावा किया। वास्तविकता केवल आंखों से नहीं, बुद्धि से देखी जाती है। इसलिए जो दिखता है वही अंतिम सत्य नहीं होता। सत्य उस आदर्श जगत में है जिसे समझने के लिए सोचने, प्रश्न करने और आत्मचिंतन की आवश्यकता होती है। प्लेटो के दर्शन में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न था, मनुष्य वास्तव में जानता कैसे है? क्या ज्ञान केवल अनुभव से आता है या मनुष्य के भीतर पहले से कुछ मौजूद होता है? उसने महसूस किया कि लोग अक्सर अपने विश्वासों को ही ज्ञान समझ लेते हैं, जबकि दोनों में गहरा अंतर है। उसने ज्ञान और मत के बीच स्पष्ट भेद किया। मत या राय वो है जो हम सुनकर, देखकर या समाज से सीखकर स्वीकार कर लेते हैं। ये बदल सकती है, गलत भी हो सकती है और परिस्थितियों पर निर्भर रहती है। उदाहरण के लिए, भीड़ किसी व्यक्ति को महान या अपराधी घोषित कर सकती है, लेकिन भीड़ का निर्णय सत्य का प्रमाण नहीं होता। दूसरी ओर ज्ञान वो है जो तर्क, समझ और स्थायी सत्य पर आधारित हो। ज्ञान बदलती परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता, वो कारण और प्रमाण पर टिकता है। प्लेटो ने देखा कि कई बार मनुष्य बिना किसी औपचारिक शिक्षा के भी सत्य को पहचान लेता है। इसी से उसने आत्मा की स्मृति का सिद्धांत प्रस्तुत किया। उसके अनुसार आत्मा जन्म से पहले सत्य के आदर्श जगत को जानती है। जब मनुष्य जन्म लेता है तो वो ज्ञान भूल जाता है, लेकिन पूरी तरह खोता नहीं। सीखना वास्तव में नया ज्ञान प्राप्त करना नहीं, बल्कि उस भूले हुए सत्य को फिर से याद करना है। जब कोई शिक्षक प्रश्न पूछता है और विद्यार्थी धीरे धीरे स्वयं उत्तर तक पहुंचता है, तब प्लेटो के अनुसार शिक्षक ज्ञान नहीं देता, बल्कि आत्मा में छिपे ज्ञान को जागृत करता है। इसलिए उसने शिक्षा को सूचना भरने की प्रक्रिया नहीं माना, बल्कि चेतना जगाने की प्रक्रिया कहा। शिक्षा का उद्देश्य दिमाग को भरना नहीं, बल्कि सोचने की क्षमता विकसित करना है। इस विचार के अनुसार सच्चा शिक्षक वो नहीं जो उत्तर थमा दे, बल्कि वो है जो सही प्रश्न पूछना सिखाए। ज्ञान बाहर से थोपा नहीं जा सकता, उसे भीतर से खोजा जाता है। यही कारण है कि प्लेटो संवाद और प्रश्नों को शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण साधन मानता था। उसके लिए शिक्षा का अंतिम लक्ष्य नौकरी, धन या प्रतिष्ठा नहीं था। शिक्षा का उद्देश्य आत्मा को अज्ञान के अंधकार से निकालकर सत्य की ओर मोड़ना था। जब मनुष्य समझना शुरू करता है कि क्या वास्तव में अच्छा, न्यायपूर्ण और सत्य है, तभी वो सही जीवन जी सकता है। इस प्रकार प्लेटो ने सीखने की परिभाषा बदल दी। सीखना केवल जानकारी जमा करना नहीं है, ये आत्मा की जागृति है।
मनुष्य जितना अधिक सोचता है, प्रश्न करता है और समझता है, उतना ही वो अपने भीतर छिपे ज्ञान को पहचानता है। इसलिए उसके दर्शन का सार बनता है। सीखना वास्तव में याद करना है, उस सत्य को याद करना जो आत्मा कहीं गहराई में पहले से जानती है। प्लेटो ने मनुष्य की अज्ञानता और ज्ञान की यात्रा को समझाने के लिए एक अत्यंत शक्तिशाली रूपक प्रस्तुत किया, जिसे गुफा रूपक कहा जाता है। उसने कल्पना की कि कुछ लोग जन्म से ही एक अंधेरी गुफा में जंजीरों से बंधे हुए हैं। वे केवल सामने की दीवार देख सकते हैं। उनके पीछे आग जल रही है और उस आग के सामने से वस्तुएं गुजरती रहती हैं। दीवार पर उन वस्तुओं की छाया पड़ती है और कैदी जीवन भर उन्हीं छायाओं को वास्तविक दुनिया मानते रहते हैं। क्योंकि उन्होंने कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी, इसलिए उनके लिए वही छाया सत्य बन जाती है। वे उन छायाओं के बारे में चर्चा करते हैं, उन्हें नाम देते हैं और उन्हें ही वास्तविकता समझते हैं। प्लेटो के अनुसार ये गुफा मानव समाज का प्रतीक है, जहां अधिकांश लोग परंपराओं, अफवाहों, अधूरी जानकारी और सामाजिक विश्वासों की छाया को ही सत्य मान लेते हैं। अब कल्पना करो कि उन कैदियों में से एक व्यक्ति मुक्त हो जाता है। पहले वो मुड़कर आग को देखता है और उसकी आंखों को दर्द होता है, क्योंकि उसने पहले कभी वास्तविक प्रकाश नहीं देखा। फिर वो गुफा से बाहर निकलता है और पहली बार सूर्य का प्रकाश, प्रकृति और वास्तविक दुनिया को देखता है। धीरे धीरे उसे समझ आता है कि जो कुछ वो अब तक सत्य मानता था वो केवल भ्रम था। ये व्यक्ति उस दार्शनिक का प्रतीक है जो प्रश्न पूछता है, ज्ञान खोजता है और वास्तविकता को समझने का प्रयास करता है। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। प्लेटो कहता है कि जब ये व्यक्ति वापस गुफा में लौटकर दूसरों को सच बताने की कोशिश करेगा तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, उस पर विश्वास नहीं करेंगे और संभव है उसे खतरा भी समझें, क्योंकि जो लोग भ्रम में जीने के आदी हो चुके हैं उनके लिए सत्य असुविधाजनक होता है। यहीं प्लेटो दार्शनिक की जिम्मेदारी समझाता है। ज्ञान प्राप्त कर लेना पर्याप्त नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो समाज को अज्ञान से बाहर निकालने का प्रयास करे। भले ही समाज उसका विरोध करे, फिर भी सत्य को साझा करना आवश्यक है। दार्शनिक केवल स्वयं के लिए नहीं सोचता, बल्कि पूरे समाज की चेतना जगाने के लिए कार्य करता है। इस रूपक के माध्यम से प्लेटो ये बताना चाहता था कि मनुष्य अक्सर उन चीज़ों को सच मान लेता है जो उसे बचपन से दिखाई जाती हैं। मीडिया, परंपरा, सत्ता और सामाजिक धारणाएं कई बार छाया की तरह होती हैं। वे वास्तविकता का आभास देती हैं, पर पूरी सच्चाई नहीं होती। ज्ञान की यात्रा कठिन है, क्योंकि वो आरामदायक भ्रम को छोड़कर असुविधाजनक सत्य को स्वीकार करने की मांग करती है। इस प्रकार गुफा रूपक केवल दार्शनिक कहानी नहीं, बल्कि मानव समाज का गहरा विश्लेषण है। प्लेटो का संदेश स्पष्ट था। अधिकांश लोग भ्रम में जीते हैं और ज्ञान का मार्ग अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की साहसी यात्रा है। सुकरात की मृत्यु और समाज की अव्यवस्था को देखकर प्लेटो के मन में एक गहरा प्रश्न पैदा हुआ। यदि राज्य बार बार अन्यायपूर्ण निर्णय लेता है तो सही राज्य कैसा होना चाहिए? इसी प्रश्न का उत्तर खोजते हुए उसने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ द रिपब्लिक में आदर्श राज्य की कल्पना प्रस्तुत की। प्लेटो के अनुसार राज्य मनुष्य की आत्मा का ही विस्तार है। जैसे व्यक्ति के भीतर अलग अलग प्रवृत्तियां होती हैं, वैसे ही समाज में भी अलग अलग क्षमताओं वाले लोग होते हैं। समस्या तब पैदा होती है जब अयोग्य लोग सत्ता संभाल लेते हैं। इसलिए उसने कहा कि न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए पहले ये समझना आवश्यक है कि कौन व्यक्ति किस कार्य के लिए सबसे उपयुक्त है। उसने समाज को 3 मुख्य वर्गों में विभाजित किया। पहला वर्ग उत्पादक वर्ग था, किसान, कारीगर, व्यापारी और वे लोग जो समाज की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। दूसरा वर्ग रक्षक या सैनिक वर्ग था, जिनका काम राज्य की सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखना था। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण वर्ग था शासक वर्ग, वे लोग जिनमें बुद्धि, संयम और सत्य की समझ सबसे अधिक विकसित हों। प्लेटो का सबसे क्रांतिकारी विचार था दार्शनिक राजा की अवधारणा। उसके अनुसार शासन उन लोगों को नहीं करना चाहिए जो धन, लोकप्रियता या शक्ति चाहते हैं, बल्कि उन लोगों को करना चाहिए जिन्होंने सत्य, न्याय और ज्ञान को समझ लिया हो। दार्शनिक सत्ता के पीछे नहीं भागता, इसलिए वही सत्ता का सही उपयोग कर सकता है। जो व्यक्ति ज्ञान के माध्यम से अच्छाई को समझता है, वही पूरे समाज के हित में निर्णय ले सकता है। उसने चेतावनी दी कि यदि अज्ञानी लोग शासन करेंगे तो राज्य स्वार्थ,
भ्रष्टाचार और अराजकता में बदल जाएगा। लोकतंत्र भी खतरनाक हो सकता है यदि जनता बिना ज्ञान के निर्णय ले। इसलिए शिक्षा को शासन की नींव माना गया। केवल लंबी बौद्धिक और नैतिक शिक्षा के बाद ही कोई व्यक्ति शासक बनने योग्य हो सकता है। प्लेटो के न्यायपूर्ण राज्य में न्याय का अर्थ था हर व्यक्ति वही कार्य करे जिसके लिए वो स्वभाव से योग्य है। जब उत्पादक अपना काम करें, सैनिक सुरक्षा संभालें और ज्ञानी शासक बुद्धि से निर्णय ले, तब समाज संतुलित और न्यायपूर्ण बनता है। न्याय बाहरी कानून से नहीं बल्कि व्यवस्था और संतुलन से जन्म लेता है। इस मॉडल का उद्देश्य किसी वर्ग को श्रेष्ठ या निम्न बनाना नहीं था, बल्कि समाज को सामंजस्यपूर्ण बनाना था। प्लेटो मानता था कि जब बुद्धि शासन करती है और इच्छाएं नियंत्रित रहती हैं, तब व्यक्ति भी सुखी होता है और राज्य भी स्थिर रहता है। इस प्रकार उसने राजनीति को शक्ति का खेल नहीं बल्कि नैतिक और बौद्धिक जिम्मेदारी के रूप में देखा। उसका मूल संदेश स्पष्ट था, शासन उन लोगों के हाथ में होना चाहिए जो सत्य को समझते हैं, क्योंकि ज्ञान के बिना सत्ता समाज को प्रकाश नहीं अंधकार की ओर ले जाती है। प्लेटो के लिए दर्शन केवल राज्य या राजनीति की चर्चा नहीं था। उसका सबसे बड़ा प्रश्न था, मनुष्य अच्छा जीवन कैसे जी सकता है। उसने माना कि समाज की समस्याएं वास्तव में मनुष्य के भीतर की अव्यवस्था से जन्म लेती हैं। यदि व्यक्ति स्वयं संतुलित नहीं है तो कोई भी व्यवस्था स्थायी रूप से न्यायपूर्ण नहीं बन सकती। उसने मनुष्य की आत्मा को 3 भागों में समझाया। पहला भाग है बुद्धि, वो शक्ति जो सोचती है, तर्क करती है और सही गलत का निर्णय करती है। यही आत्मा का मार्गदर्शक तत्व है। दूसरा भाग है साहस या उत्साह, वो ऊर्जा जो सम्मान, आत्मसम्मान, क्रोध, वीरता और संघर्ष की भावना पैदा करती है। तीसरा भाग है इच्छा, जिसमें भूख, लालसा, सुख की चाह, धन और भौतिक आकर्षण शामिल हैं। प्लेटो के अनुसार समस्या तब उत्पन्न होती है जब इच्छाएं नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं और बुद्धि कमजोर पड़ जाती है। तब मनुष्य तात्कालिक सुख के पीछे भागता है, दीर्घकालिक भलाई भूल जाता है और जीवन असंतुलित हो जाता है। लेकिन जब बुद्धि नेतृत्व करती है, साहस उसका सहयोग करता है और इच्छाएं संयम में रहती हैं, तब व्यक्ति नैतिक और संतुलित जीवन जीता है। उसने नैतिकता को धार्मिक नियमों या दंड के भय से नहीं जोड़ा। उसके लिए नैतिक जीवन एक प्रकार का विज्ञान था, आत्मा के भीतर संतुलन स्थापित करने की कला। जैसे शरीर स्वस्थ रहने के लिए संतुलित आहार और व्यायाम चाहता है, वैसे ही आत्मा को भी संतुलन चाहिए। बुद्धि को शिक्षा और चिंतन से मजबूत करना, साहस को सही दिशा देना और इच्छाओं को संयमित रखना ही नैतिकता का आधार है। प्लेटो ने ये भी कहा कि मनुष्य बाहरी सफलता से नहीं, आंतरिक सामंजस्य से सुखी होता है। धन, शक्ति या प्रसिद्धि मिलने पर भी यदि आत्मा के तीनों भागों में संघर्ष चलता रहे तो व्यक्ति अशांत रहेगा। इसके विपरीत साधारण जीवन जीने वाला व्यक्ति भी सुखी हो सकता है यदि उसकी आत्मा संतुलित है। उसके अनुसार सच्ची स्वतंत्रता इच्छाओं की पूर्ति में नहीं बल्कि उन पर नियंत्रण पाने में है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं का दास है वह वास्तव में स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र वही है जिसकी बुद्धि उसके जीवन का मार्ग तय करती है। इस प्रकार प्लेटो ने जीवन का उद्देश्य बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि आंतरिक व्यवस्था में देखा। जब बुद्धि मार्गदर्शक बनती है, साहस उसे शक्ति देता है और इच्छाएं संतुलित रहती हैं, तब मनुष्य न्यायपूर्ण, शांत और सार्थक जीवन जीता है। इसलिए उसका निष्कर्ष था, संतुलित आत्मा ही सुखी जीवन की कुंजी है। राजनीति और समाज की समस्याओं पर गहराई से विचार करने के बाद प्लेटो इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि केवल कानून बदलने से समाज नहीं बदलता। यदि शासक और नागरिक शिक्षित न हो तो कोई भी व्यवस्था लंबे समय तक न्यायपूर्ण नहीं रह सकती। इसलिए उसने अपने जीवन का सबसे व्यावहारिक कदम उठाया, शिक्षा को समाज परिवर्तन का केंद्र बनाना। एथेंस लौटकर उसने एक संस्थान की स्थापना की जिसे इतिहास में प्लेटोज एकेडमी के नाम से जाना गया। ये स्थान केवल पढ़ाई की जगह नहीं था बल्कि विचारों की प्रयोगशाला था। इसे अक्सर दुनिया का पहला संगठित उच्च शिक्षण केंद्र या विश्वविद्यालय माना जाता है। यहाँ प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी केवल जानकारी प्राप्त करने नहीं आते थे, उन्हें सोचने, तर्क करने और सत्य खोजने का अभ्यास कराया जाता था। अकादमी में शिक्षा का स्वरूप अपने समय से बहुत आगे था। प्लेटो का मानना था कि सच्चा ज्ञान अलग अलग विषयों को जोड़ने से पैदा होता है।
इसलिए वहाँ गणित, ज्यामिति, खगोल विज्ञान, राजनीति, नैतिकता और दर्शन को एक साथ पढ़ाया जाता था। गणित को विशेष महत्व दिया जाता था, क्योंकि प्लेटो मानता था कि गणित मन को स्पष्ट और तार्किक सोच के लिए तैयार करता है। कहा जाता है कि अकादमी के प्रवेश द्वार पर लिखा था, जो ज्यामिति नहीं जानता वो यहाँ प्रवेश न करे। यहाँ शिक्षा केवल सिद्धांत नहीं थी, ये चरित्र निर्माण की प्रक्रिया थी। विद्यार्थियों को सिखाया जाता था कि ज्ञान का उद्देश्य व्यक्तिगत सफलता नहीं, बल्कि समाज की सेवा है। प्लेटो चाहता था कि भविष्य के शासक पहले दार्शनिक बने, ऐसे लोग जो सत्ता को अधिकार नहीं बल्कि जिम्मेदारी समझें। अकादमी से अनेक महान विचारक निकले, जिनमें सबसे प्रसिद्ध शिष्य थे अरस्तू। अरस्तू ने लगभग 20 वर्षों तक यहाँ अध्ययन किया और आगे चलकर विज्ञान, तर्कशास्त्र और दर्शन को नई दिशा दी। इस प्रकार प्लेटो की शिक्षा परंपरा ने आने वाली पूरी बौद्धिक सभ्यता को प्रभावित किया। प्लेटो की सबसे बड़ी समझ ये थी कि सभ्यता तलवार से नहीं, शिक्षा से बनती है। युद्ध राज्य बना सकते हैं, लेकिन ज्ञान ही उन्हें टिकाऊ बनाता है। यदि समाज अपने युवाओं को सोचने, प्रश्न करने और नैतिक निर्णय लेने की क्षमता देता है, तो वो लंबे समय तक स्थिर और उन्नत रहता है। इस तरह अकादमी केवल एक विद्यालय नहीं थी, वो मानव इतिहास में संगठित ज्ञान परंपरा की शुरुआत थी। प्लेटो ने दिखाया कि शिक्षा भविष्य की राजनीति, विज्ञान और संस्कृति की जड़ है। उसका संदेश स्पष्ट था, जिस समाज की शिक्षा मजबूत होती है, वही सभ्यता स्थायी बनती है। इसलिए शिक्षा ही सभ्यता की वास्तविक नींव है। जीवन के अंतिम वर्षों में प्लेटो ने सत्ता, प्रसिद्धि या व्यक्तिगत उपलब्धियों की ओर ध्यान नहीं दिया। वो अपनी स्थापित अकादमी में ही शिक्षण, लेखन और संवाद में लगा रहा। उसके लिए दर्शन कोई समाप्त होने वाली यात्रा नहीं थी, ये निरंतर खोज थी। वृद्धावस्था में भी वो विद्यार्थियों के साथ चर्चा करता, नए प्रश्न उठाता और मानव जीवन के उद्देश्य पर विचार करता रहा। लगभग 80 वर्ष की आयु तक सक्रिय रहते हुए उसने शांतिपूर्ण जीवन जिया और ज्ञान की परंपरा को जीवित रखते हुए संसार से विदा ली। प्लेटो के जाने के बाद भी उसके विचार समाप्त नहीं हुए, बल्कि उन्होंने पूरी पश्चिमी बौद्धिक परंपरा की दिशा तय कर दी। उसके शिष्य अरस्तू ने दर्शन और विज्ञान को व्यवस्थित रूप दिया और आगे चलकर यूरोप की शिक्षा, तर्कशास्त्र, विज्ञान और राजनीति की नींव उसी परंपरा से विकसित हुई। बाद के लगभग हर दार्शनिक ने किसी न किसी रूप में प्लेटो से संवाद किया, या तो उसके विचारों को आगे बढ़ाया या उनका विरोध करते हुए नई सोच विकसित की। विज्ञान पर उसका प्रभाव अप्रत्यक्ष लेकिन गहरा था। उसने ये स्थापित किया कि संसार को समझने के लिए तर्क, संरचना और सार्वभौमिक सिद्धांतों की खोज आवश्यक है। यही दृष्टि आगे चलकर वैज्ञानिक पद्धति की मानसिक तैयारी बनी। गणितीय सोच, तार्किक विश्लेषण और सत्य की खोज की प्रवृत्ति आधुनिक विज्ञान की आधारभूमि बन गई। राजनीति के क्षेत्र में प्लेटो ने पहली बार ये प्रश्न उठाया कि सत्ता किसे और क्यों मिलनी चाहिए। उसने शासन को नैतिक जिम्मेदारी के रूप में देखा, न कि शक्ति के अधिकार के रूप में। आज भी नेतृत्व, न्याय, शिक्षा नीति और आदर्श राज्य की चर्चाओं में उसके विचार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपस्थित रहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उसका प्रभाव सबसे स्थायी रहा। संगठित शिक्षा संस्थानों, बहुविषयक अध्ययन और बौद्धिक प्रशिक्षण की जो परंपरा आज विश्वविद्यालयों में दिखाई देती है, उसकी जड़ें प्लेटो की अकेडमी तक जाती हैं। उसने ये सिद्ध किया कि सभ्यता को टिकाऊ बनाने के लिए ज्ञान की संस्थाएं आवश्यक हैं। आधुनिक सोच, चाहे वो तर्कवाद हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो या नैतिक दर्शन, कहीं न कहीं प्लेटो की बौद्धिक विरासत से जुड़ी हुई है। उसने मनुष्य को ये सिखाया कि सत्य परंपरा से नहीं मिलता, उसे खोजा जाता है। प्रश्न करना विद्रोह नहीं, बल्कि ज्ञान का आरंभ है। प्लेटो का अंतिम दार्शनिक संदेश अत्यंत सरल लेकिन गहरा था। मनुष्य को भ्रम, अंधविश्वास और बिना सोचे स्वीकार किए गए विश्वासों से ऊपर उठना चाहिए। जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं, बल्कि समझना है। जब मनुष्य सत्य की खोज करता है, तभी वो वास्तव में स्वतंत्र बनता है। इस प्रकार प्लेटो की पूरी जीवन यात्रा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, ज्ञान की ओर, न्याय की ओर और चेतना की ओर। उसका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। सत्य खोजो, प्रश्न करो और अंधविश्वास की जगह बुद्धि को अपना मार्गदर्शक बनाओ।
ज्ञान परंपरा से नहीं जन्म लेता। ज्ञान जन्म लेता है प्रश्न से, मजबूत होता है तर्क से और पूर्ण होता है खोज से। सोचो, सवाल करो, सत्य की तलाश कभी मत छोड़ो। ये ऑडियो बुक रेडियो पाठशाला की दर्शन प्लेलिस्ट का एक विशेष एपिसोड है। ऐसी ही गहन, ज्ञानवर्धक और चिंतनशील ऑडियो बुक सुनने के लिए रेडियो पाठशाला की सभी प्लेलिस्ट अवश्य देखें। पूरी ऑडियो बुक सुनने के लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद।